नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और एक बार फिर पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी पीटी का जो एग्जाम 12 फरवरी को हुआ था उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। 30 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज उससे आगे चलेंगे और देखेंगे बाकी साइंस और ज्योग्राफी के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। और जिस तरीके से पिछले वीडियो को आप लोगों ने अपना प्यार दिया है, इतने ज्यादा व्यूज दिए हैं, उसी तरीके से इस वीडियो को भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, भारी संख्या में देखेंगे और इससे लाभ उठाएंगे, ऐसी उम्मीद है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना है, और साथ में अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं 31st नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। तो 31st नंबर क्वेश्चन है कि म्यांमार के साथ भारत की किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। ठीक है, किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये आसान है, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारी सीमाएं मिलती है, जैसे नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, तो इन सब के बारे में आपको जानना है। भूटान हो गया, इन सब से कौन कौन से राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, ये निश्चित तौर पर आप लोगों ने पढ़ा होगा। और यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये जो है आपका सी नंबर हो जाएगा, और ये सब लोगों ने सही बनाया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। यहाँ पर की देखना है, एक तो मैंग्रोव भी शामिल है और ऊपर से 21 द्वीप भी शामिल है। तो मैंग्रोव जो है आपका सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर 21 द्वीप नहीं है। तो यहाँ पर 21 द्वीप भी दे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये कंफर्म आंसर है, और जो भी कंफर्म आंसर होगा वो मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई भी बदलाव होने की संभावना नहीं है बीपीएससी के द्वारा भी। नेक्स्ट है, कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो ये प्रीवियस ईयर का आस्क्ड क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका CWG। इसको मैं कॉमनवेल्थ गेम्स जो घोटाला हुआ था उससे याद रखता हूं, या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स से याद रखता हूं। ठीक है, तो आप भी उससे याद रख सकते हैं। चलिए, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर की दूरी तक समुद्र की ओर फैली हुई है। तो ये जो क्षेत्रीय सीमा है, इसके बारे में आप लोगों ने निश्चित तौर पर पढ़ा होगा। ये 12 समुद्री मील है, और ये बरसों से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, हर किताब में आपको ये मिल जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने सही लगाया होगा, ऐसी उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है। देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि केवल पूछ रहा है कि कोयले के भंडारों से समृद्ध है। ठीक है, तो ये इसमें जो है आपका सोन घाटी, महानदी घाटी और दामोदर नदी घाटी, तीनों जो है वो कोयले के भंडारों से समृद्ध है। इनमें सबसे ज्यादा यदि पूछे तो दामोदर नदी घाटी है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि केवल पूछ रहा है, मतलब कौन सबसे ज्यादा है ये नहीं पूछ रहा है, इसलिए मेरे हिसाब से उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होना चाहिए। बाकी अब क्या आंसर देता है बीपीएससी वो देखने लायक होगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। महाराष्ट्र देश के अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, बात बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये फिलहाल के हिसाब से देखिए, ये भी क्वेश्चन ट्विस्टेड है। अगर पिछले साल फरवरी मार्च की बात करें तो उस समय महाराष्ट्र जो था वो अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा था, और नंबर 1 पर पहुंच गया था उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाए तो बात सही है, उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही होगा। और ये वजन कम करने वाला उद्योग है, ये तो बात सही है। जितना हम लोग इनपुट देते हैं उतने वजन का चीनी हमको प्राप्त नहीं होता है उससे, तो इसलिए इसको वजन कम करने वाला उद्योग कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें मेरे हिसाब से तो उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए। अब क्या देता है बीपीएससी, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, चलिए, और अभी के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश फिर से आगे हो गया है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा अभी के हिसाब से। तो देखते हैं क्या होता है, क्या देता है आंसर, ये कंफर्म नहीं बता सकता। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, बिल्कुल सही बात है। प्री मानसून रेनिंग होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है।
इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, काल वैशाखी, नॉर्थ वेस्टर और आम्रवृष्टि या फिर मैंगो शावर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंगो शावर जो केरल और कर्नाटका में होता है उसको मैंगो शावर कहते हैं। इसी को आप यदि बंगाल में चले जाए तो काल वैशाखी बोलते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में चले जाए तो इसी को नॉर्थ वेस्टर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? देखिए ये जो है परावर्तित सौर विकिरण से भी गर्म होता है, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से पूछ रहा है तो मुख्य रूप से जो है ये दीर्घ तरंग स्तरीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है। ठीक है, लॉन्ग वेव के लिए, लॉन्ग वेव से। ठीक है, तो आप जो है उसका आंसर मार सकते हैं, कौन सा? बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये हम लोग साइंस में पहुंच चुके हैं, ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं आगे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? ये तो मतलब बेसिक क्वेश्चन है, मैपिंग पर का क्वेश्चन है। हमेशा से कहता आया हूं कि मैपिंग बिहार का जान करके रखिए। तो यहां पर देखिए तो झारखंड से 8 राज्यों की सीमा मिलती है, पश्चिम बंगाल से 3 राज्यों की सीमा मिलती है, उत्तर प्रदेश से 8 राज्यों की सीमा मिलती है। ठीक है, तो यहां पर झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से 8-8 राज्यों की सीमा मिलती है। और किससे? एक और बच गया आपका, कौन सा? आपका बच गया नेपाल। तो नेपाल से देखें तो 7 राज्यों की सीमा मिलती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों हो जाएगा, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए। अब यहीं पर मैं एक और फैक्ट बता दूं, पटना जिला से, पटना से जो राजधानी है बिहार की, उससे कितने जिलों की सीमाएं मिलती है? तो उससे 9 जिलों की सीमाएं मिलती है। ये सारा फैक्ट आपको याद होना चाहिए, हो सकता है अगली बार पटना के बारे में पूछ दिया जाए, और इससे पहले पूछा भी आ चुका है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? देखिए ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये कोई नहीं पढ़ के गया होगा। और किस लिए ये क्वेश्चन पूछा है मुझे समझ में नहीं आया, क्या पता, हो सकता है ये चर्चा में रहा हो या फिर किसी साधारण से न्यूज में हो, मुझे कहीं भी पढ़ने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर जो है आपका पीरपंती रेलवे स्टेशन होगा, जो रेलवे का मैप मैंने देखा उसमें मुझे ये मिला। ठीक है, बाकी कहीं करंट अफेयर्स वगैरह में ये मुझे नहीं मिला। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। आगे है आपका कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। ये भी आप कह सकते हैं बलुआ पत्थर यहाँ पर पाया जाता है और लाल पत्थर पाया जाता है। तो ये भी, ये जो है मेरे हिसाब से ये चूना पत्थर जो दिया है ना, इसमें थोड़ा सा डाउट जरूर है। बाकी जमुई जिलों में सोने के भंडार पाए जाते हैं, हाल ही में पाए गए हैं, और ये तो फेमस न्यूज है, आप लोग सब लोग जानते होंगे। तो पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। तो यहाँ पर बीपीएससी क्या आंसर देती है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से केवल 1 और 3 यहाँ पर आंसर होना चाहिए। ठीक है, केवल 1 और 3 आंसर होना चाहिए। यदि बी स्टेटमेंट को भी वो सही मानता है तब उपयुक्त में से 1 से अधिक दे सकता है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो आंसर है मैं वही बताऊंगा। बाकी बीपीएससी का तो आंसर किया जाएगा आज या कल में, तो आपको पता चल ही जाएगा। चलिए देख लेते हैं। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो ये बस 4-5 दिन पहले जो सबसे लास्ट वीडियो मेरा था ना एग्जाम से पहले, उसी में मैंने बिहार के जल संसाधनों के बारे में बताया था, और उसमें मैंने बताया था मोहना और लीला जल नदी से मिलकर फल्गु नदी बनती है। ठीक है, और ये आप लोगों ने यदि वीडियो देखा होगा तो आसानी से ये बना सकते हैं। बाकी अन्य जगहों पर भी हर एक किताब में मिलता है, ये बिहार स्पेशल जितनी भी किताब है। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? यह भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ढूंढ करके निकाला गया, हालांकि हर एक किताब में मिलता नहीं है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ठाकुरगंज इसका सही आंसर हो जाएगा। ठाकुरगंज इसका सही आंसर है, किशनगंज में। ओके, चलिए। बिहार में निम्नलिखित जिलों के आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम चुनिए। आरोही क्रम में चुनना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चुनना है, और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। ये क्वेश्चन बहुत ही टफ हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सिवान, किशनगंज, मधेपुरा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो मधेपुरा का है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसको छाटा जा सकता था, और ऑप्शन के हिसाब से सी जो है यहाँ पर राइट होता है, क्योंकि मधेपुरा सबसे ज्यादा है, तो ना पहले नंबर पर हो सकता है, ना बीच में हो सकता है, सबसे लास्ट में ही हो सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? खाद्य उद्योग कौन सा ऐसा है जिसका प्रभुत्व है
किसमें, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में। तो यहाँ पर जो है गन्ना उद्योग का प्रभुत्व माना जा सकता है, ठीक है। अनाज आधारित उद्योग बहुत सारे सही है, बात सही है, लेकिन यहाँ पर गन्ना उद्योग मेरे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए। बाकी बीपीएससी जो है वो अनाज आधारित उद्योग भी दे सकती है, ठीक है, अनाज आधारित उद्योग भी दे सकती है। चल आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। आज ज्योग्राफी का ही कर पाएंगे, जो 60 क्वेश्चन तक चलते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन है। अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है? ये कहीं भी आपको मिलेगा नहीं, कहीं भी आपको मिलेगा नहीं, और कहां से दिया है आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर जो है काबुल नदी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। काबुल नदी इसका आंसर आप मार सकते हैं, जो मैंने इंटरनेट पर देखा उसके हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी ये मैंने पढ़ा नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, ये सब लोग पढ़ते हैं और अधिकतर किताब में भी मिलता है, तो ये सब लोगों ने सही ही बनाया होगा। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो कि सब लोग सही बनाए होंगे, ठीक है, तो इनके बारे में कुछ सोचना नहीं है। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है सत्य पूछ रहा है कथन, इस पर्वत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, नहीं, ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, घटता है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर ही है, ठीक है, तो ये जो है आप आसानी से बना सकते थे, ठीक है। चलिए, और यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, ये तो गलत बात है, सबसे निचली परत होती है आपकी जो क्षोभ मंडल है, ठीक है, तो ये जो है आपका बी स्टेटमेंट ये सही है यहाँ पर, और बी ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? ये तो मैं पूरी तरीके से मैप पर आधारित करके पूरा बता चुका हूं कि ऊपर वाला जो था वो गोंडवाना लैंड था, सॉरी ऊपर वाला जो था वो आपका लॉरेशिया था, नीचे वाला जो था गोंडवाना लैंड था, बीच में जो था आपका टेथिस सागर था, और ये सब पैंजिया महाद्वीप से टूटे थे, ठीक है। तो चूंकि दक्षिणी महाद्वीप के बारे में पूछ रहा है तो ये गोंडवाना लैंड होगा, जिसका हमारा भारत का जो भूमि है वो भी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट माना जाता है। ये सब मैं बता चुका हूं आप लोगों को, यदि आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो पता होगा आपको, और यदि हिमालय की उत्पत्ति और भारत की उत्पत्ति के संदर्भ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरीके से दुनिया का मैप बना, तो ये आसानी से आप बना सकते हैं। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? सब लोग जानते हैं आर्कटिक क्षेत्र जो है वो उत्तरी ध्रुव के नजदीक है, और अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ है, दक्षिणी ध्रुव के नजदीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी कॉमन क्वेश्चन है जिसका जवाब सब लोग सही दिए ही होंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से आपका साइंस का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, ठीक है, तो ये साइंस का क्वेश्चन भी मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करा देता हूं, ठीक है। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? यहाँ पर स्टोमेटा की बात की जा रही है, जो पत्तियों में स्टोमेटा होता है उसका जो होल होता है वो किसके कारण बंद या खुलता है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण, ठीक है, कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण ये जो है रंध्र खुलते या बंद होते हैं स्टोमेटा में। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। देखिए इसमें कंफ्यूजन है, अलग अलग लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं, लेकिन मुझे जहां तक मिला वो होगा लाल और नीला, ठीक है, लाल और नीला, मेरे हिसाब से लाल और नीला सही होना चाहिए। बाकी बीपीएससी का आंसर देखना होगा, सब लोग अलग अलग आंसर इसमें दे रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? यहाँ पर नहीं पर गौर करना जरूरी है, ठीक है। तो कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लता कहते हैं, ये जो है आपका नहीं होगा। पर्णवृंत पत्ती को तने से जोड़ता है, ये एकदम सही है, ठीक है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ कहलाता है, ये गलत है, यहाँ पर पेड़ नहीं होगा, श्रब होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका श्रब होगा, झाड़ी होगा, यहाँ पर पेड़ नहीं होगा। तो कथन सही, कौन सा मेल सही नहीं है ये पूछ रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए इसका, ठीक है, सी होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं, सक्शन पुल के कारण पैरों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है, तो ये ट्रांसपीरेशन कारण होता है, वाष्पोत्सर्जन, ये सब लोग पढ़ते होंगे जब जाइलम फ्लोएम वगैरह पढ़ते होंगे, जो पौधों के उत्तक होते हैं उनके बारे में पढ़ते होंगे, संवहनी उत्तक के बारे में, तो ये जरूर पढ़ते होंगे, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसपीरेशन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है, सेल्फ रेप्लिकेशन के योग्य बनाता है? आरएनए की अनुपस्थिति, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, केवल डीएनए की उपस्थिति? ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता था, यहाँ पर जो है होना चाहिए ये डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित होते हैं उसमें, ये कंफर्म है।
अब किस कारण से वो सेल्फ रेप्लिकेट करता है ये मुझे नहीं पता है। तो देखते हैं क्या आंसर देता है इसका बीपीएससी। इसका कोई एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है, आई एम सॉरी। चलिए आगे देख लेते हैं। ये फैक्ट जो है वो बता दिया मैंने कि डीएनए और आरएनए उसमें दोनों होता है, ये कंफर्म। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं, तो इनको कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, इनको कार्टिलेज कहते हैं, ये सब लोग जानते ही भी होंगे। ठीक है, चलिए ये कंफर्म आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए लाइकेन, ये तो सब लोग बनाए होंगे। लाइकेन किनके किनके मिलने से बनता है, सीधा शब्दों में पूछे तो यही आंसर है, क्वेश्चन चाहे जैसे भी दे दे। तो ये जो है शैवाल और कवक यानी कि अलगी और फंगस के मिलने से बनता है। अलगी प्लस फंगस के मिलने से ये बनता है, ये कंफर्म है। ठीक है, तो आप सब लोग ये बनाए भी होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती, देखिए मादा क्यूलेक्स डेंगू का कारण और मादा एनोफिलीज मलेरिया का कारण। अभी दोनों के बैठने के तरीके से इनको अलग किया जा सकता है, तो ये पूछा जा रहा है। अब ये मुझे कहीं पढ़ने को नहीं मिला था तो मैंने भी अंदाजा ही लगाया। यहाँ पर अधः स्तर के साथ एक कोण पर मेरे हिसाब से होना चाहिए, जो कि मुझे मिला भी इंटरनेट पर अलग अलग वेबसाइट्स पर। लेकिन कुछ लोग जो है वो ये भी बता रहे हैं अधः स्तर की सतह के समानांतर। तो समानांतर कैसे बैठेगा मुझे समझ में नहीं आता, तो मेरे हिसाब से ये एक कोण पर बैठते हैं, यही इसका सही आंसर होना चाहिए। अब बाकी बीपीएससी जो आंसर देती है उसके हिसाब से देखा जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सा है। देखिए यहाँ पर प्रतिरोधक क्षमता जो है वो डब्ल्यूबीसी के कारण होता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स के कारण होता है और उसको कहा जाता है आपका लिम्फोसाइट। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर लिम्फोसाइट होना चाहिए, लेकिन जब मैंने देखा तो इंटरनेट पर देखा तो यहाँ पर लिम्फोसाइट्स भी है और न्यूट्रोफिल्स भी है। दोनों जो है आपका महत्वपूर्ण होता है किससे के लिए, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए। तो लिम्फोसाइट या तो दे सकता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं देगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। बहुत लोग जो है वो उपयुक्त में से कोई नहीं भी बता रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये पूछ रहा है। गलत पर यहाँ पर गौर करना है। ठीक है, तो सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं, ये बिल्कुल सही कथन है। मांसपेशियां जोड़ों में काम करती हैं, ये बिल्कुल सही है। जोड़े में, पेयर में काम करती हैं, बिल्कुल सही है। और मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, ये गलत है। ठीक है, खींच सकती हैं, धक्का नहीं दे सकती हैं। ठीक है, इसका सीधा उल्टा स्टेटमेंट होता तो ये भी सही हो जाता। तो गलत कथन पूछ रहा है, इसलिए बी जो होगा वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर की 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं, वह प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, तो मेनली आप कह सकते हैं कि ये एक उत्तल लेंस है मान लिया। ठीक है, और इसी पर जो है ये इस तरह का पट्टी बना दिया गया, काला पट्टी। ठीक है, और इसके आगे एक आपका घोड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, इसमें जो है जब ये फोकस दूरी दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि घोड़ा रखा कहां गया है। घोड़ा रखा कहां गया है, उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर ये घोड़ा रखा गया है, ये नहीं बताया जा रहा। फोकस दूरी भले ही दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरे हिसाब से ये काली पट्टियों का एक घोड़ा यहाँ पर सही आंसर हो सकता है। बाकी बहुत सारे लोग जो है वो कम चमक वाला एक घोड़ा भी बता रहे हैं। अब आंसर बीपीएससी क्या देती है ये देखने लायक है। इस बार क्वेश्चन जो है ना मजेदार है, क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाना इतना आसान नहीं है इस बार। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि का तरंग दैर्घ्य, ध्वनि का वेग, ध्वनि का आयाम, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पर आधारित होता है। ठीक है, आवृत्ति पर आधारित होता है, जो श्रिलनेस होता है, तीक्ष्णता जो होती है वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्वनि का आयाम भी जो है, मतलब एम्पलीट्यूड भी जो है वो सही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके कारण भी जो है लाउड या फिर या तो ध्वनि जो है आपकी साउंड जो है वो बहुत ज्यादा लाउड सुनाई देगा या फिर कम सुनाई देगा। ठीक है, तो ये ध्वनि के आयाम पर भी निर्भर हो सकता है। बाकी आंसर क्या देता है बीपीएससी ये देखने वाली बात होगी। इसमें या तो ध्वनि का आयाम होगा या फिर कोई नहीं होगा। ठीक है, चल निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर ये सही है कि फोटोवोल्टाइक सेल होगा। सबसे उपयुक्त पूछ रहा है तो फोटोवोल्टाइक सेल हो जाएगा, ये कंफर्म आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए
और बाकी सब आसान क्वेश्चन है फिजिक्स के। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। बॉल बेयरिंग देखते होंगे आप लोग, बॉल के आकार का होता है, छोटा छोटा गोली टाइप का होता है, तो गोल होता है। तो यहाँ पर रोलिंग घर्षण के लिए ये काम आता है, ठीक है, रोलिंग घर्षण के लिए ये काम आता है, ये कंफर्म है। चलिए आगे देख लेते हैं। बाकी सब आसानी है। फुटबॉल के खेल में गोलकीपर जो है वो अपने हाथों को क्यों पीछे खींचता है, तो यहाँ पर भी आप लोग जानते ही हैं, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, ताकि उस पर जो फोर्स लगता है, उसके हाथों पर जो चोट है वो कम लगे, ठीक है, इस कारण से वो ये करता है। ये भी आसान क्वेश्चन है, आप सब लोगों ने सही आंसर बनाया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो धर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कर है, मतलब पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अल्फा किरण जो है ये भी पॉजिटिव है, कैथोड किरण जो है ये निगेटिव है, और बीटा भी जो है वो निगेटिव है। पॉजिटिव पूछ रहा है, इसलिए अल्फा जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ये भी आप सब लोग जानते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, लूसेंट वगैरह में भी ये आसानी से मिल जाएगा आपको। केंद्राभिमुखी बल, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। केंद्राभिमुख मतलब केंद्र की ओर जो बल लगता है। यहाँ पर एक गोल मतलब वृत्ताकार पथ है, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो घूम रहा है, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और इसी का आप जानते हैं कि हर एक फोर्स के अपोजिट में एक फोर्स लगता है, तो इसी के अपोजिट में जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स पूछ रहा है कि किस चीज के लिए जिम्मेदार होता है, तो वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना, ये तो गलत ही है। अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति, इसके लिए भी ये जिम्मेदार होता है। और वस्तु को वृत्ताकार गति पर पथ पर गतिमान रखना, इसके लिए भी जिम्मेदार होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यदि दोनों को सही मानता है तो उपयुक्त में से एक से अधिक भी दे सकता है बीपीएससी, या फिर एक को सही मानता है तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर शामिल गतिमान रखना, यानी कि सी दे सकता है। तो इसका आंसर सी या फिर डी कुछ भी दे सकती है बीपीएससी। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। तो देखिए हाथ को रगड़िए, ये घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, हाथ को रगड़िए तो क्या होता है, गर्मी आ जाती है। जैसे ठंड में हम लोग करते भी ऐसे ऐसे करते हुए बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। तो ये जो है गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, तो वहां पर घर्षण यानी कि फ्रिक्शन काम आता है। ये एकदम सही आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 69 नंबर है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेजी से मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री बस में कितनी बार ट्रेवल किए होंगे, और ये तो आपने प्रैक्टिकल देखा ही होगा, है ना। तो ये जो है जब दाईं ओर मुड़ेगी तो बाईं ओर लोग झुक जाते हैं, ठीक है। तो बाइक वगैरह कोई भी गाड़ी पर आप बैठेंगे तो इसका अनुभव तो कर ही सकते हैं। और ये क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, यही है। चलिए, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वो क्या ठीक करने की कोशिश करता है। आप लोगों ने देखा होगा ऑर्केस्ट्रा वगैरह हर एक गांव में हर जगह आप लोग देखते ही होंगे। तो वो क्या करता है, दूसरे यंत्रों के साथ जो है ना अपना जो वाद्य यंत्र है जो भी वो बजा रहा होता है उसका फ्रीक्वेंसी मैच करने की कोशिश करता है। तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार की आवृत्ति जो है वो मैच करने की ये कोशिश करता है। तो इसलिए बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, थर्ड क्लास फोर्थ क्लास का बच्चा भी बता देगा कि जिसका कोई शेप नहीं होता लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। वो क्या है, ठीक है, निश्चित आयतन मतलब वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है लेकिन शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड होता है। लिक्विड का ये गुण होता है क्योंकि गैस में तो दोनों ही फिक्स्ड नहीं होता है, और सॉलिड होगा तो उसमें दोनों ही फिक्स्ड होगा। शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होगा तो उसको सॉलिड बोलेंगे। शेप और वॉल्यूम दोनों ही अनफिक्स्ड होगा मतलब फिक्स्ड नहीं होगा तो उसको गैस बोलेंगे। और आपका शेप फिक्स्ड नहीं होगा, वॉल्यूम फिक्स्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड बोलेंगे। तो यहाँ पर लिक्विड क्या है, लिक्विड मात्र एक मिट्टी का तेल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी का तेल हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हालांकि मिट्टी का तेल आजकल यूज होता नहीं है, नए जमाने के लोग तो जानते भी नहीं होंगे मिट्टी तेल होता क्या। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड्स के उदाहरण जो है यहाँ पर Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही आंसर हो जाएगा, ये कंफर्म आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं।
कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? देखिए यहाँ पर तीनों ही गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान जरूर करती है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव की जहां तक बात की जा रही है तो ग्रीन हाउस प्रभाव में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी सही आंसर दे सकता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की माने तो यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक भी दे सकता है। बीपीएससी क्या देती है ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी देगा तो गलत नहीं कर सकते उसको, ठीक है। बीपीएससी ने बहुत तगड़ा दाव खेला है, कुछ भी आंसर कह दे आप गलत नहीं बता सकते उसको। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? यहाँ पर जो है आपका अम्ल कोई भी आप ले लीजिए, H2SO4 मान ले लीजिए, और धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करा दीजिए, मतलब H2SO4 का मान लिया कि हम लोग Na2CO3 से अभिक्रिया करा देते हैं, तो क्या होगा, आपने जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसमें बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए ये जो है आप लोगों ने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, HOOCCOOH, ये जो है आपका ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों ने कई जगह पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 परख नली दी गई है, उनमें से एक में अशुद्ध जल है। ये लंबा चौड़ा ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया गया है, सीधा सीधा इसका क्वेश्चन था कि कौन जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल को नीला कौन करता है? लाल को नीला करता है क्षार, ठीक है, मतलब बेस, ठीक है। बेस ब्लू याद रखिएगा, ठीक है। बेस टू ब्लू ये याद रखिएगा, याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका का, विनेगर का फॉर्मूला ही होता है, मतलब उसी को कहा ही जाता है, तो यहाँ पर सिरका के समान हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब लोग सही मारे होंगे, कंफर्म मैं कह सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, और शुष्क HCl गैस के बाद ड्राई HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कोई भी जो है H3O+ आयन मौजूद नहीं होता है, और लिटमस केवल जो है H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, ठीक है। तो ये जो है आपका ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट है विषम का पता लगाइए, इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना है। तो कोयले का जलना, फल का पकना और सीमेंट की सेटिंग। देखिए ये तीनों जो है रासायनिक परिवर्तन, तीनों जो है आपका इरिवर्सिबल चेंज है, मतलब कि उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। कोयला भी जल गया तो उसको फिर से मूल रूप में नहीं लाया जा सकता, फल भी पक गया तो उसको फिर से कच्चा नहीं किया जा सकता, और सीमेंट की भी सेटिंग हो गई तो उसको दोबारा सीमेंट नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो इसमें जो है तीनों ही इरिवर्सिबल है। अब विषम किस हिसाब से वो देता है, क्या तर्क दे करके देता है, ये बीपीएससी जाने, तो इसका सही आंसर पता लगाना संभव नहीं है। वैसे फिलहाल के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं आप मार सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये पिछला बार भी पूछा गया था, आज का क्वेश्चन है। उनके पास समान डिग्री की कठोरता है, बिल्कुल नहीं। हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है, और ग्रेफाइट तो आप पेंसिल का नीब जो है वो लिखते लिखते ही तोड़ डालते हैं बच्चे, ठीक है। तो उसमें कठोरता समान स्तर की होगी, बिल्कुल नहीं। उनकी विद्युत चालकता समान होती है, बिल्कुल नहीं। और क्रिस्टलीय संरचना समान है, ये भी बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो ये थे आपके साइंस के क्वेश्चन, बस मेरे हिसाब से साइंस का क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ, अब इसके बाद मैथ्स का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन भी करेंगे, और आगे भी चलेंगे, हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन करेंगे। होप यू एंजॉयड द वीडियो, और आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। जो भी जेन्युइन आंसर है वही मैंने बताया, कुछ फेक बताने की जरूरत नहीं है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी एक स्टूडेंट है। दिल से खेलना, भावनाओं से खेलना मुझे नहीं आता है। जो जेन्युइन है वही बताऊंगा, जो नहीं आता नहीं बताऊंगा, सिंपल सी बात है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा। क्या करना है आपको पता ही है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके कमेंट जरूर करना है। कमेंट में बताइए आपने कि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, कुछ आपको कंफर्म आंसर मिला है जो कि मैं नहीं बता पाया हूं, तो आप बताइए, कमेंट में बताइए, अपना राय दीजिए, कैसा रहा आपका एग्जाम, कैसे लगे आपको क्वेश्चन, आगे की कुछ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए 69th के लिए, या फिर मेंस आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, कितना नंबर आ रहा है, ये सब आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।